कान्हा प्यार मांगा है तुम्ही से, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज सुबह एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ और हमारी जिंदगी में आप जानते हैं दुर्योग संयोग इत्तेफाक जो है वो चलते रहते हैं। तो यूं ही बेसाख्ता ना मालूम कैसे एक गीत जो है वो कौंधा और मैं गाती चली गई, और वो गीत था प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो, पास बैठो जरा इकरार करो। थोड़ी देर बाद जब मैंने रेडियो ऑन किया और उस पर अचानक से ये खबर सुनी कि आज बप्पी लहिरी का निधन हो गया, तो वाकई कुछ अजीब सा लगा। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उनकी कला, उनकी फिल्मों, उनके संगीत को नमन करते हुए अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम लेकर आए हैं। और मेरा सौभाग्य, इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ खास मेहमान, सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगी। नरेंद्र बोहरा सर हमारे साथ हैं। सर जाने माने पत्रकार तो हैं ही, लेकिन फिल्मों के ताल्लुक से मैं खास तौर से कह सकती हूँ कि सर विगत 4 दशकों से, यानी 40 वर्षों से ज्यादा का अरसा हो गया है सर फिल्मों पर लिखते आ रहे हैं। नरेंद्र बोहरा सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद तपस्या। हमारे साथ में फानिश पवार जी हैं। फानिश पवार जी 2 दशकों से ज्यादा, आप उनको देख के शायद ना माने, लेकिन 2 दशकों से ज्यादा का समय उनको हो गया है और वो फिल्म संगीत से वो जुड़े हुए हैं। मैं फानिश पवार जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमस्कार तपस्या जी, नरेंद्र सर, अयूब सर। नमस्कार पवार साहब। बहुत अयूब बहुत साहब। नमस्कार सर। और फानिश जी के बाद अब मैं अयूब खान जी, पुरानी फिल्मों के ताल्लुक से खास तौर से जो आजकल कम कम बात होती है, जो पकड़ उनकी है वो बाकमाल है। अपने अयूब जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बप्पीदा के बप्पी लहिरी हम जब कहते हैं तो उनको आज हम याद कर रहे हैं। और कलाकार को तो कभी भी याद किया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन विशेष जो होते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फानिश जी, मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगी, एक संगीतकार के रूप में जब उनके योगदान को हम याद करें, तो कोई गीत जो सबसे पहले आपके जहन में आ रहा हो और आप हमारे देखने वालों के लिए गुनगुनाना चाहें। बिल्कुल, एक गीत जो मेरे अभी अचानक से जहन में आ रहा है। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हम जब बपीता की बात करते हैं, संगीत जो है उनको विरासत में मिला। 4 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह से तबला बजाते हुए अपने पिता को संगत दी, एक तरह से कह सकते हैं, उनकी म्यूजिक कंपोज करने में उनके साथ वो रहे। और लता दी उनसे प्रभावित भी हुई कि इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को इतनी ललक है संगीत की, और फिर उनको गोद में बिठा के उनकी एक फोटो भी है। और बपीता ने खुद कहीं जिक्र किया कि फिर लता दी के ही कहने पे उनको फिर गुरु मिले जिन्होंने तबला उनको सिखाया। तो इस तरह से एक सिलसिले की शुरुआत होती है। मतलब वो पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए, ये एक बात है। लेकिन हम जब बपीता को संगीतकार के तौर पे सबसे पहले अगर समझें, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी छोटी उम्र में, मात्र 17 या 19 साल की उम्र में उन्होंने संगीत देना शुरू कर दिया। और किन के साथ संगीत निर्देशन वो कर रहे हैं, तो उसमें है कौन? लता दी। उसके बाद में हम बात करें आशा ताई की, मन्ना दा की बात करें, उन सबके लिए वो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है तपस्या कि ऐसे लोग बॉर्न टैलेंट होते हैं। जैसे आर डी बर्मन थे, उन्होंने भी कितनी छोटी उम्र में अपने फादर के लिए बड़ी अच्छी अच्छी जो है बंदिशें कंपोज करके दी थी। तो यही बात बप्पी लहरी में है कि थी कि वो ही वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, वो एक पैदाइशी संगीतकार थे। तो 17-18 साल की उम्र तक आते आते तो उनको जो बच्चा 4 साल की उम्र में तबला बजाने लग जाए, वो 17-18 साल की उम्र तक तो बहुत अच्छा कंपोजिशन करने लग जाता है। और उनके जो शुरू का दौर है उसको भी हम देखें तो उस दौर में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशंस की है। बहुत अच्छी कंपोजिशंस उन्होंने शुरू के दौर में की है। जैसे अभी तुमने ही बताया था एक गाना, वो टूटे खिलौने का, माना हो तुम बेहद हंसी। उस टाइम तो बहुत छोटे थे बप्पी दादा, लेकिन उतनी अच्छी कर दी। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने ट्रेंड को देखते हुए एक वो अपना डिस्को वाला
एक अलग पैटर्न उन्होंने अपना बनाया डिस्को का, दैट वाज वो, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी, इट वाज अ नीड ऑफ द आवर। तो बप्पी दा को मैं एक ट्रेंड सेटर म्यूजिक डायरेक्टर मानता हूं, जो कि ही वाज अ बॉर्न टैलेंट। जी अयूब जी, जो बात अभी नरेंद्र सर कह रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है उनके बारे में। ये बात हमने कई वर्ष पहले भी उनके इंटरव्यू के माध्यम से जानी थी, जो कि अपने आप में सच भी है कि जब वो फिल्मों में आए और जिस तरह का हम बात करें अगर अर्ली 70s और उसके बाद जो सिलसिला रहा, ताज्जुब इस बात पे है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के अकेले ऐसे संगीत निर्देशक हैं, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको बायकॉट तक किया गया। जी, मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन बताता हूँ। रविकांत नगाइच एक डायरेक्टर का नाम है, जिन्होंने अनगिनत फिल्में रक्षा सुरक्षा से लेके और वारदात से लेके और ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें मिथुन और बप्पी लहरी, अगर हम उनकी फिल्मों की बात करें तो उसमें एक गनमास्टर G9 को जिसमें था, वो कौन सी थी, सुरक्षा थी, वारदात थी, और मोर्चा बनाई थी, लापरवाह बनाई थी, साहस थी, शपथ थी, तरकीब थी। ये एक टिपिकल टाइप की फिल्में थी जो रविकांत नगाइच बनाते थे। काला सोना भी उन्होंने बनाई, मेरे जीवन साथी में, लेकिन चक्कर ये है कि इस टिपिकल उसमें उन्होंने मोल्ड में अपने आप को क्यों रखा, नंबर 1। फिर मिथुन चक्रवर्ती और इस बार बी सुभाष। और बी सुभाष की आप फिल्मों की अगर बात करें तो बी सुभाष की फिल्मों की मैं बताऊं, तकदीर का बादशाह है, डिस्को डांसर है, कसम पैदा करने वाले की, आंधी तूफान, एडवेंचर ऑफ टार्जन, डांस कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, लव लव लव, और आज के अंगारे। जख्मी के अंदर जो इन्होंने जलता है जिया मेरा किया था, उस वक्त इनकी तीसरी चौथी फिल्म थी जहां से इनको रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन उस रिकॉग्निशन का फायदा उस क्लास की फिल्मों में नहीं दिखाई देगा। जख्मी फिल्म ताहिर हुसैन की फिल्म थी, बैनर की फिल्म थी, सुनील दत्त उसमें हीरो थे, आशा पारिक हीरोइन थी। उसमें आप देखिए, जलता है जिया मुरा से लेके किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ ये गाना भी गाते हैं। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। एक फिल्म मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, इनकी शुरू की फिल्मों में है, बढ़ती का नाम दाढ़ी, जो कि इनकी पहली दूसरी फिल्म है। उसमें इनके ऊपर एक गाना पिक्चराइज है और उसमें ये एज एन एक्टर भी हैं। गायकी तब भी इनकी वैसी ही है, टिपिकल टाइप की, जो लोगों के कानों में, देखिए कन्वेंशनल सुनना, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल हीरो, कन्वेंशनल लॉबी, ऐसी होता है सिनेमा में। कन्वेंशनली जो लोग होते हैं ना, तो ही वॉज नॉट ए कन्वेंशनल पर्सन। उन्होंने कहा भी इस बात को, मैं आपको बताऊं, अभी आपने फिल्म का जिक्र, नन्हा शिकारी उनकी पहली फिल्म थी, और बतौर नन्हा शिकारी थी, और नन्हा शिकारी में उन्होंने मुकेश जी से गाना गवाया। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप इतना कॉन्फिडेंस, बोले हाँ वो शुरू से था कॉन्फिडेंस, क्योंकि सबका सपोर्ट मिला, लता दी मंगेशकर परिवार का आना जाना रहा, किशोर कुमार मेरे मामा थे, और उसके अलावा पिता मेरे खुद संगीत देते थे, माँ मेरी इतनी अच्छी गायिका और संगीत की जानकार थी, मतलब इनकी माँ इनको सपोर्ट, इनकी माँ ने इनके सहायक संगीतकार के रूप में, इनकी माँ ने 1-2 नहीं, कम से कम 10-12 फिल्मों में इनके साथ सहायक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आई हैं। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। लेकिन फानिशी, मैं यह जो बात अब चल पड़ी है, तो आप खुद म्यूजिक से जुड़े हुए हैं बतौर सिंगर भी, एज अ म्यूजिक कंपोजर भी, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम मुंबई की बात करते हैं या हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें कितना कंपटीशन है, कट थ्रोट जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डिमांड में आ जाती हैं कि आप फला फला से होने चाहिए, बैकग्राउंड या परिवार से, या जो भी इसको आप कहें। ऐसे में उन अर्ली 70s की जब बात हो रही है, उस समय हम अगर देखें तो शंकर जयकिशन की बात होती है, तो वो उस समय बहुत उरूज पर थे, अपने मदन मोहन की बात होती है, वो भी बहुत एक्टिव थे उस समय, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो थे ही, कल्याण जी आनंद जी भी थे, और नौशाद साहब भी, और पंचम दा, कौन भूल सकता है, पंचम दा का तो वो था ही दौर, बिल्कुल 69 से सिलसिला शुरू होता है आराधना फिल्म से, जो उन्होंने जब तीसरी मंजिल से वो फिल्मों में आए, तो शम्मी कपूर ने भी ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, धूम धड़ाका नहीं चाहिए, आशा ताई ने जिस तरह से उसमें गाने गाए हैं, चेंज के लिए लोग तैयार नहीं थे। लेकिन तीसरी मंजिल से अपने आप को पंचम दा ने पूरी तरह, छोटे नवाब और बाकी भी उनकी फिल्में आई, पड़ोसन ने वो सब, लेकिन वहां से उन्होंने बताया कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। बिल्कुल, बप्पी दा ने उसको मुझसे उठा दिया। हाँ बिल्कुल तपस्या जी, सबसे पहली बात नरेंद्र जी ने जो कहा ट्रेंड सेटर, तो पंचम दा की बात आपने कही, वो तब तक एनवायरनमेंट या समाज चेंज हो चुका था,
और जिस वक्त बप्पी दा 70s के टाइम पे आए, उस वक्त सारे ही एक्टिव थे जैसे आपने बताया, पर इनका भी कोई मुकाबला नहीं था उस वक्त। जिस तरह से ये एक गाना जलता है जिया मेरा मोरा भीगी जी भीगी रातों में, इतना सुंदर गाना, इतना सुंदर कॉम्पोजिशन, ये धीरे धीरे शायद ये जो 7-8 साल इनके ना थोड़े से मुझे लगता है क्रुशियल रहे होंगे शुरुआत के। और उसके बाद जी जब इनको सही पहचान के, आप जब कह रहे हैं डिस्को, इनकी आवाज से मुझे लगता है, संगीत तो इनका था ही दमदार, और इनकी जो आवाज, आवाज ये है तो अंजाम होगा हसीन। अगर वो हम जैसे प्रोग्राम्स में अगर भी गाते हैं, याद आ रहा है तेरा प्यार, है ना, तो थोड़ा सा वो लोगों को इतना, आज भी लोगों की पसंद यही है, जलता है जिया मोरा भीगी भीगी रातों में, प्यार मांगा है तुम्ही से, माना हो तुम, इतना सुंदर गीत। नहीं तो सर, अभी आपने बहुत अच्छी बात की जब आपने माना हो तुम गीत का जिक्र किया, टूटे खिलौने का। टूटे खिलौने की जब हम बात कर रहे हैं, और कैफी साहब ने इसमें गीत लिखा था, और दूसरी तरफ उनकी एक फिल्म आती है एतबार, जिसमें वो गजल जो है भूपेंद्र की गाई हुई, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। नजर को तेरा इंतजार आज भी, तरह के गीत भी उन्होंने कंपोज किए। लेकिन यहाँ पर मैं 2-3 गीतों का जरूर जिक्र करना चाहूंगी जो मुझे पर्सनली बहुत मुतासिर करते रहे, और मैं अक्सर सुना करती हूँ। बहुत लोगों की अपनी चॉइस हुआ करती है। एक उनकी अपनी पराय फिल्म आई थी, अपने पराय बासुदा की फिल्म थी। क्या उसमें उन्होंने गीत, क्लासिकल टच जो गीतों में है, श्याम रंग रंगा रे मेरा मन करके जो गीत है उसके अंदर, गाया किसने? यशुदास जी ने। सही बात। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, इतना खूबसूरत गीत उन्होंने लिखा, मतलब कंपोज किया है कि बाकमाल। लेकिन उन गीतों की बात नहीं होती। मेरा सवाल आपसे नरेंद्र सर ये है, डिस्को 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 करके हमने पूरी तरह से उनको जो है एक ही ब्रैकेट में बांध दिया। लेकिन आप जब ऐसे गीतों की बात करते हैं, जख्मी की बात हुई, अब मैं एक गीत का उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जख्मी में एक गीत है बच्चों के ऊपर बेस्ड है, जो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। ऐसा ही ज्योति फिल्म में एक गीत है, 1981 की फिल्म थी ये, ज्योति फिल्म प्रमोद जितेंद्र हेमामालिनी की। हाँ जी, चिड़िया चू चू करती है, तोते ताली बजाते हैं, ये सारे मेरे साथी हैं। वो बच्चों के ऊपर बेस्ड एक गाना है। चिड़िया चू चू करती है। इस तरह की जो वैरायटी, जो वेरिएशंस जो हम देखते हैं, डायनामिक जो जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, वो उसकी बात नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर एक गीत और जोड़ती चलती हूँ जिसकी बात नहीं होती है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा वो लगता है जो अरुणा रानी पर पिक्चराइज है। वो गाना आज भी रिमिक्सेस के माध्यम से बहुत ज्यादा हिट रहा है इस दौर में भी। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है। तो नरेंद्र सर, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हर तरह के सिंगर ने उनके साथ गाया, और बहुत से लिरिसिस्ट जो कि बड़े बड़े रहे, उन्होंने आनंद बख्शी हो, बहुत लोगों ने उनके लिखा, और जो बताया जाता है 650 के आसपास उनकी फिल्में हैं शायद, और 8000 के आसपास गीत, सारी लैंग्वेज के मिलाकर। उसमें बी ग्रेड फिल्में भी हो सकती हैं, बांग्ला भी होंगी डेफिनेटली, जो भी एक आंकड़ा जो हमारे पास आता है। 387 हिंदी की है। अच्छा जी। दरअसल तपस्या ये क्या है कि ये जो कुछ इस तरह के जो क्रिटिक्स हैं, वो उन्होंने जबरदस्ती एक इस तरह की एक इमेज क्रिएट कर दी कि बप्पी लहरी जो है वो एक सब स्टैंडर्ड म्यूजिशियन है या उस लेवल का नहीं है। अदरवाइज बप्पी लहरी के म्यूजिक में, जैसा भी अयूब साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो मेरे भी दिमाग में थी, कि बप्पी लहरी का जो जेनिथ पीरियड आया था वो रविकांत नगाइच की फिल्मों में आया था। रविकांत नगाइच बेसिकली जो अच्छे डायरेक्टर, सक्सेसफुल डायरेक्टर बने थे फर्ज पिक्चर से, तो उनका वही बॉन्ड वाला एक पैटर्न चलता था। उनकी 3 कंटिन्यूअस गोल्डन जुबली पिक्चर आ गई थी, फर्ज, जिगरी दोस्त और हिम्मत। तो उसके बाद एक बार तो बहुत बड़े डायरेक्टर्स में उनकी गिनती होने लगी। लेकिन उनका जो वो जेम्स बॉन्ड वाला उस तरह का जो सेटअप था ना, उसके अंदर ये डिस्को वाले जो बप्पी लहरी के गाने थे, खासतौर से विद डांसेस ऑफ कल्पना अय्यर या प्रेमान नारायण वगैरह के डांसेस, और ये आके और ये एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना इनका कि बप्पी लहरी बिकेम एन इंस्टेंट हिट। आज चाहे कोई भी क्रिटिक उनके लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो एज ए फिल्म गोअर, एज एन ऑर्डिनरी फिल्म गोअर, नॉट एज ए क्रिटिक,
मैं कहूंगा कि बप्पी लहरी जो है, जिस तरह किशोर कुमार सबसे पॉपुलर सिंगर हो गए, उसी तरह बप्पी लहरी सबसे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर एक दौर के रहे हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी को टच कर पाना हर एक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि और यार नरेंद्र सर, रियल एक फिल्म बात वो और है। मैं जोड़ना चाह रहा हूँ बीच में। और हाँ सर। जैसे कि आपने कहा कि वो रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं जो बिल्कुल लास्ट तक एक्टिव रहे हैं, और इनको आप बिल्कुल सही देखिए बात है। बिल्कुल आखिरी तक ये एक्टिव रहे, और जी। ट्रेंड के साथ अपने आप को इन्होंने ढाला है। बागी 3 डॉली अभी एलएलबी आप रिसेंटली करी मूवी थी। देख लीजिए, एक जो नई आई है, उसमें उन्होंने म्यूजिक कितना बढ़िया दिया है। सही है, जी। बिल्कुल सही है। हाँ, करेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। एज ए पर्सन ऑल्सो ही वॉज ए ग्रेट जी। पर्सन। उन्होंने नए बच्चों को इतना प्रोत्साहन दिया, इतना एनकरेज किया। उन्होंने जो उनकी अपनी एकेडमी है, उसमें कई लोगों को उन्होंने जो है अपने खर्चे से सिखाया है। ये जो टीवी पे ये आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, जब इनको बतौर जज या गेस्ट जज बुलाया जाता था, तो इन बच्चों को अपने घर बुलाते, अपने पास बुला के कुछ गाइडेंस देते। मतलब ही वाज besides being a very good music director, वो एक बहुत अच्छे आदमी भी थे। जी। ऐसे जो यहाँ एक बात बार बार मन में आती है, जब उनकी फिल्मों का हम देखते हैं कि ग्राफ और कितना, अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वालिटी की बात करें, और जो हमारे यहाँ जो एक मास अपील, वो हर जगह खरे उतरते हैं। सही तो बात। लेकिन वजह ये समझ में नहीं आती है, क्या वो खुद को सीरियसली नहीं लेते थे, या उन्होंने कभी अपना कोई अंदाज नहीं बनाया। आई थिंक बप्पीदा ने कभी अपने आप को किसी उसमें रखा नहीं। ही वाज वेरी हैप्पी गो लकी केयरफ्री काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये जी, उनके लिए जी। ये देखिए ऐसा है तपस्या जी, अभी जो मैंने बताया ना कि एक स्पेसिफिक सेक्ट उन्होंने फिल्मों के बनाए, बी सुभाष के साथ, रविकांत नगाइच के साथ, मिथुन चक्रवर्ती के साथ, तो उन्होंने अपने आप को उस होल से निकालने की ज्यादा कोशिश, मैं इस बात को फिर कहूंगा, ज्यादा कोशिश नहीं करी। एक डायरेक्टर हैं साउथ इंडिया के राघवेंद्र राव, उनके साथ उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 15-16 फिल्में करी हैं। और एक टाइम था जो मैं बता रहा हूं आपको, 88 से लगा के 1988 से लगा के, सॉरी 1983 से लेके 1988 तक 19 फिल्में दी हैं। 19, जिसमें ज्यादातर फिल्में जितेंद्र की हैं। 19 में से कम 16 जितेंद्र की होंगी, 15 के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव होंगे, और जिसमें से 15 सिल्वर जुबली हैं और 4 फ्लॉप्स हैं। तो सोचिए लगातार हिट। अब आते हैं बप्पीदा सीन पर, और वो ट्रेंड सेटर तो है ही, लेकिन हम कुछ ट्रेंड सेटर के नाते भी उनमें कुछ हम चाह रहे थे, कुछ यूएसपी उनकी हमें बैठानी है। तो डिस्को का नया कॉन्सेप्ट आया, तो हमने हर चीज को उसी में समेट दिया। लेकिन यहाँ मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, बुजुर्गों ने फरमाया कि घुंघरूबान मीरा नाची थी, फिर शराबी की आप बात करते हैं, फिर ऐसे बहुत सारी फिल्में उनकी आई प्रकाश मेहरा के साथ में भी, जिसमें इनका संगीत था। ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे। वही बात मिथुन पे लागू होती है। जब मिथुन दा की हम बात करते हैं तो उनकी बहुत सी फिल्में, जितेंद्र की फिल्में जो बात हो रही है अभी, इसमें तोहफा है, उसके बाद में मकसद की बात करें, वो एक लंबी लिस्ट है, फिर मैं अगर उसमें जाती हूँ, जिसमें गाने हिम्मत वाला है, बहुत हिट उनकी फिल्में रही। लेकिन बावजूद इसके वो उनको श्रेय नहीं मिला। लेकिन मैं 2 लोगों का यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी फानिश जी। एक विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के जो गीत उन्होंने गाए हैं, बम्बई से आया मेरा दोस्त भी उन्हीं का गीत है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं अगर कई गीत उनके देखती हूँ तो मुझे याद आते हैं कि दिल में हो तुम, सत्य में विजेता का जो अनिता राज के साथ उनका गाना था, फिर लहू के 2 रंग में उनके जो गीत थे जी, शबाना आजमी के साथ में, क्या खूबसूरत गीत वो दिए हैं उसमें उन्होंने। अगर मैं याद करती हूँ, मुस्कुराता हुआ मेरा यार, नाना करता हुआ हाँ करता हुआ मेरा यार, और एक गीत ऐसा, और एक गीत और है, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए थोड़ा प्यार। यस, दैट इज समथिंग। विनोद खन्ना के जितने सॉन्ग्स आप देखें, जिसमें विनोद खन्ना मल्टी स्टार फिल्मों के अलावा सोलो हीरो जब आते हैं, ये वो फिल्में हैं जिसमें विनोद खन्ना इज आउट ऑफ हिज इमेज। जो विनोद खन्ना सीरियस, मैचो, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, दिल में हो तुम, आँखों में तुम। राकेश रोशन के आप गाने देखिए, कितने सारे गाने हैं जो बप्पीदा ने ही कंपोज किए। आंगन की गली उनकी फिल्म आई थी 1978 में शायद, मुझे लगता है,
उसका एक एक गीत आप सुने, कमाल के गीत। क्या आप देखते हैं, मेरा सवाल आपसे ये होने वाला था कि मैं खुद ही गानों में खो गई इतना कि मुझे याद ही नहीं रहा। तुम्हें कैसे कहूं मैं दिल की बात। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जो कुछ क्रिटिक होते हैं, इनको तवज्जो नहीं दी। बप्पी दा तो हमेशा ही दिल में है हमारे म्यूजिशियंस के, तो खास तौर से इंस्पायरिंग उनके गीत हैं जिनको सुन के हम इंस्पायर होते हैं, गाते हैं और म्यूजिक बनाने की कोशिश करते हैं। एक आम व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा प्रेम को भी एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसके लिए भी बस दिल से जो आवाज आती है, एक उस तरह का कनेक्ट मुझे लगता है कि बिल्कुल, उन्होंने अपने ये गीतों के कनेक्शन, माध्यम से देने की बिल्कुल कोशिश की। सही बात आप कह रहे हैं। जैसे जी। इसी चर्चा में बहुत पहले मैंने कहा था कि जो जगजीत सिंह साहब ने पकड़ी थी बात, जब गजल उस जी। दौर में था कि आम इंसान को गाना, उसको समझना मुश्किल था, बट संगीत हर तबके तक पहुंचे उसकी उन्होंने कोशिश की थी। और सेम चीज कनेक्शन बप्पी दा में थी। अब बप्पी दा इस में था, गीत बिल्कुल में सही जो बात है। भाव है, जो नॉर्मल मासूमियत है, उसको एक नॉर्मल हम्म। इंसान भी कैसे एक्सप्रेस कर ले किसी के प्रति। जी बिल्कुल। इवन मुझे याद है चलते चलते का एक सॉन्ग था, दूर दूर तुम रहे, दूर दूर पुकारते हम रहे। बड़ा सेंशुअस सा सॉन्ग है, अगेन आई वुड से। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, फिर उस गीत में भी देखिए वही एक अलग ही तरह की रोमांटिसिज्म है, बिल्कुल बेलौस बेलाग। आप अपनी तरह से बारिश में भीग रहे हैं, वो सब्जियों की और फ्रूट की रेडी में आप बूंदों का मजा ले रहे हैं। अल्फाज कहाँ, आवश्यकता ही नहीं है, संगीत ही आपको बाहर लेके जा रहा है। बिल्कुल। मतलब और आप अगर अमिताभ इस बच्चन इस को इस देखना है। फिल्म में, इस गाने में जो पिक्चराइजेशन है स्मिता जी। पाटिल, मतलब उनका उतना अंदाज रोमांटिक नहीं था, बट गाने की वजह से आप जी। देखेंगे कि वो गाना मतलब आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। ज्योति फिल्म जो 1981 की, प्रमोद चक्रवर्ती की, उसमें जिसमें हम बात करें हेमा मालिनी जी की और जितेंद्र जी की, इस फिल्म में एक और गीत था, सुनी सेज सजा दूं, आ मैं तुझे सुला दूं, अपनी निंदिया को मैं तेरी आंखों में बसा दूं। आई थिंक जो रोमांटिक सॉन्ग्स की बात होती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मीना कुमारी का एक सॉन्ग आपको याद होगा, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। इसी तरह से सुनी सेज सजा दूं जो गीत है, आपको ये गाना याद होगा, और जो निदा फाजली साहब का लिखा हुआ है हरजाई फिल्म का, कलियों से गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगे जहां तुझे छाया बनूं, आजा जी जी। साजना। इसी तरह का ये सॉन्ग है। सबके साथ उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा, और अभी तक आते आते ऊलाला जो हमने गाना सुना उनका, तो मैं इतना कह सकती हूँ, आज जब हम बप्पी लहिरी जी को, उनके काम को फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूंगी, तो एक बात अब जो महसूस हो रही है वो ये कि आप YouTube पे, आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके खंगालने की कोशिश करें अगर, तो आपको बप्पी दा की कोई तस्वीर ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको लगे कि वो बहुत संजीदा हैं। बप्पी लहिरी जी ने वैसी ही जगह हम सबके दिलों में बना ली है। उनके गीत रह रह के आपको याद दिलाएंगे कि थोड़ी सी मासूमियत, थोड़ी सी निश्चलता, थोड़ी सी निष्कपटता अपने व्यक्तित्व में, अपनी शख्सियत में, अपने आचार विचार में रखिए। इन्हीं लफ्जों के साथ एक बार फिर बप्पी लहिरी जी को नमन करते हुए, उनके संगीत को नमन करते हुए, उनके व्यक्तित्व को नमन करते हुए, पानी जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी अंत में वो जो गीत, जो क्लासिक सॉन्ग जिसको हम कहते हैं, जो वाकई ट्रेंड सेटर सॉन्ग भी कहा जाता है, चलते चलते नाम से भी फिल्म बनी बाद में, जिसमें शाहरुख खान थे रानी मुखर्जी के साथ। कभी अलविदा ना कहना नाम से भी फिल्म बनी, उसमें भी शाहरुख खान थे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।